बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं जी कुछ जो फियर था कि इकोनॉमिक साइड पे चीज़ें कुछ इतनी बेहतर नहीं जा रही, और ये चीज़ें पिछले एक हफ़्ते से अगर हम देखें तो मुसलसल डॉलर जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है। पेट्रोल प्राइसेस तो दो दफ़ा इंक्रीज़ हो के ₹40 इंक्रीज़ हो ही चुका है। इन्फ्लेशन आगे बढ़ेगी। एक टाइम था जब आईएमएफ की डील हुई, उसके साथ ही फ्रेंडली कंट्रीज़ की तरफ से कमिटमेंट, कुछ उनकी इन्वेस्टमेंट्स, फिर रिफाइनरी पॉलिसी की न्यूज़, उसके अलावा ईएनपी सेक्टर में इक्विटी इन्वेस्टमेंट, बैंकिंग सेक्टर के रिजल्ट्स अच्छे और उनके को डिविडेंड देना, पावर सेक्टर के पीछे अगर आप देखें तो कुछ अच्छे रिज़ल्ट और उन पे जो सर्कुलर डेट के हवाले से न्यूज़ थी। तो ये तमाम न्यूज़ें वन बाय वन जब आती गईं तो मार्केट में आपने देखा कि एक कंसिस्टेंट जो सा मार्केट ने स्ट्रेंथ शो की और बड़ी ज़बरदस्त एक गेन भी दिया, रैली भी दी। और ख़ास तौर पे आपकी जो मॉनेटरी पॉलिसी में भी था कि इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ होगा, बट नहीं हुआ। उसने अगेन मार्केट में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड किया। लेकिन अभी जो सूरत हाल हुई है पिछले एक हफ्ते से, आप देखें ये इंटरिम गवर्नमेंट आई है तो ओवरऑल तो चीज़ें ठीक हैं। वो इकोनॉमिक्स को देखेंगे, प्रायोरिटी देंगे, चीज़ें कैबिनेट भी बन गई, स्मूथली चीज़ें चल भी रही हैं। बट इशू ये है कि डॉलर नहीं रुक रहा। मेरे ख्याल में हर वीडियो पे हम यही डिस्कस करते हैं कि जी डॉलर जो सा बढ़ता जा रहा है, और अगली वीडियो में भी यही डिस्कस करते हैं कि डॉलर जो सा इंक्रीज़ कर रहा है, तो विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। और इन्फ्लेशन डेफिनेटली वो भी कोई अच्छी इस वक्त सूरत हाल नहीं है और ना आगे होगी, जिस तरह के पेट्रोल प्राइसेस पिछले दो दफ़ा एक महीने में बढ़ चुकी हैं। मॉनेटरी पॉलिसी में जो पिछली दफ़ा बचत हो गई थी, अब लगता नहीं है। वो एक फ़ियर और ज़्यादा स्ट्रांगली जो सा मार्केट में आएगा कि इंटरेस्ट रेट जो सा वो एग्रेसिवली बढ़ सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट भी इंटरिम है। ये भी पॉसिबिलिटी थी कि उस वक्त क्योंकि गवर्नमेंट का वो आखिरी मॉनेटरी पॉलिसी थी, तो उसमें उन्होंने शायद उसको जो है वो अनचेंज रखा। वो कोई ऐसा अनपॉपुलर डिसीजन नहीं चाहते थे। लेकिन ये जो गवर्नमेंट है ये उसको अब एग्रेसिवली इंक्रीज़ कर सकती है। तो इस वक्त जब इस तरह की न्यूज़ हों तो एक डिप जो सा लेना मार्केट का, वो इट्स नेचुरल। और इसमें कोई ऐसी कोई जिसे कहते हैं सरप्राइजिंग बात नहीं है। और कहीं ना कहीं हम सबको ये पता था कि मार्केट ने अब थोड़ा सा डिप लेना है। और अगर मार्केट 9,000 8,000 पॉइंट की एक रैली बना रही है और उसमें 1,000 2,000 पॉइंट का डिप भी ले रही है, तो वो कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है इमीडिएट। बट परेशानी की बात असल में सिर्फ ये है कि देखें हमारी स्ट्रेटजी क्या होती है। बार बार कुछ चीज़ें जो सी हैं और वो मार्केट ने हमें वो ऑप्शंस दी हुई हैं जिनको यूटिलाइज़ करके हम अपने आप को काफ़ी हद तक 100% ना सही बट काफ़ी हद तक सेव कर सकते हैं। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ स्टॉप लॉस है, जो कि मैं बार बार कहता हूँ कि जब भी आपकी कोई भी स्टॉक 10% से ऊपर चला जाए, इवन 7-8% पे चला जाए, 5% पे चला जाए, तब आप अपनी बाइंग प्राइस पे स्टॉप लॉस लगा दें चलें। एटलीस्ट ये होगा कि फिर इस तरह की सिचुएशन में स्टॉप लॉस ही आपको बचाता है। और जिस तरह आप ड्राइव कर रहे हो तो बेल्ट अगर आपने लगाई है और खुदा न खास्ता आपका एक्सीडेंट हुआ है, तो वो ज़्यादा नुकसान से आपको बचा लेता है। 100% शायद ना भी बचाए, बट 90% आपको सेव कर लेता है। तो स्टॉप लॉस को भी आप ऐसे ही कंसिडर करें कि आपने अगर लगाए हुए हैं स्टॉप लॉस, तो एटलीस्ट इस तरह की सिचुएशन जब कि आप नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे सपोज़ कि मार्केट डिप लेगी, तो आपका एग्ज़िट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। और आप देखेंगे कि यार अच्छा, मैंने एक स्टॉक जो सा उसका स्टॉप लॉस सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल 15 पे लगाया था और ये स्टॉक जनाब 14 पे आ गया, शुक्र है यार मैं 15 पे एग्ज़िट ले गया। तो इससे बेहतर सूरत हाल क्या है कि एक तो आपने एग्ज़िट पॉजिटिव ले लिया, ऊपर से आपके पास कैश इन हैंड आ गया। और वो स्टॉक जो आप 15 पे एग्ज़िट ले चुके हैं, जब वो 14 पे आज और कल अगर हो सकता है आपको 13 पे मिले और आपको लगता है कि वहाँ से वो बाउंस बैक कर सकते हैं, अच्छी प्राइस पे आ गया, तो आप उसको दोबारा बाय बैक कर सकते हैं। और वही 15 जहाँ पे आपने एग्ज़िट लिया, वहाँ पे जाते जाते आप फिर उसमें से कुछ ना कुछ प्रॉफिट जो सा वो कमा लेंगे। तो इससे बेहतर चीज़ जो सी है ना, अगर आप टाइमली इसको इम्प्लीमेंट करें तो वो हो नहीं सकती मार्केट में। तो स्टॉप लॉस को ज़रूर थोड़ा सा इम्पोर्टेंस दिया करें। कोशिश किया करें कि इसको जब एक सर्टन पॉइंट से आपकी बाइंग प्राइस से ऊपर सर्टन प्रॉफिट में आ जाएं, तो स्टॉप लॉस के बगैर जो है ना वो होल्डिंग ना करें। तो फिर इंशाल्लाह ताला ये चीज़ें साथ साथ चलती रहेंगी। और जब तक प्रॉपरली इकोनॉमिक साइड पे चीज़ें स्टेबिलिटी की तरफ नहीं जाती, तो एक ही डायरेक्शन में तो मार्केट ने मूव करना नहीं है कि मार्केट अब 9,000
पॉइंट का एक गेन देने के बाद आगे फर्दर भी शायद 9,000 पॉइंट का गेन दे देगी, वो देगी, लेकिन वो उस वक्त देगी जब आपकी चीज़ें नज़र आ रही होंगी कि यार हाँ, इकनॉमिकली हम थोड़े से अब स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। तो फिर मैंने पहले भी कहा था कि फिर ये मार्केट शायद आपको 54-55,000 नहीं, ये शायद 80,000 से भी ऊपर नज़र आए, बट उसके लिए ऑन ग्राउंड कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स चाहिए और उनकी फिर नज़र आना, उनका रिटर्न आना जो सा ज़रूरी है, तो वो भी थोड़ा सा दूर है। तो एनीवेज़ आज देख लेते हैं अब, सबसे पहले ज़रा मार्केट को डिस्कस कर लेते हैं। केएस इंडेक्स ने 770 पॉइंट नेगेटिव के साथ आज 47,447 पे क्लोजिंग दी। वॉल्यूम काफ़ी कम थे आज, काफ़ी अरसे के बाद इतने वॉल्यूम पे जो सा मार्केट आई है। तो थोड़ा सा फियर था आज, अगर आप देखें तो ट्रेडिंग सेशन के एंड पे भी कोई नीचे से बाइंग फ़िलहाल नहीं आई। बट इसमें अगेन जो चीज़ है देखने की और जो थोड़ा सा आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि इट्स अ पार्ट ऑफ गेम, कि अगर आप टॉप डिक्लाइनर देखें जो कि ख़ास तौर पे मेजर कंट्रीब्यूटर हैं आज की नेगेटिव मार्केट में, तो इसमें आपको तकरीबन 90% ऑयल एंड गैस और बैंकिंग सेक्टर नज़र आएगा। और शुरू के अगर आप देखें 3-4, तो उसमें आपको बैंकिंग सेक्टर और एक ओजीडीसी नज़र आएगा। आप यूबीएल देखें 73 पॉइंट्स, बैंक अल्फा देखें, एचबीएल देखें, ओजीडीसी देखें, हबको देखें, टीआरजी एक आईटी में देख लें, बाकी एमसीबी, बैंक अल हबीब, पीपीएल, पीओएल, लक और एंग्रो आप दूसरे सेक्टर्स में देख सकते हैं। तो आप ये देखें, ये वही स्टॉक्स हैं ज़्यादातर जिन्होंने रिसेंट जो एक रैली बनाई थी और बड़ा अच्छा गेन दिया था। तो डेफिनेटली इनमें जब करेक्शन आती है, तो अगर ये पॉइंट पॉजिटिव बहुत अच्छे कंट्रीब्यूट करते हैं, तो नेगेटिवली भी फिर काफ़ी पॉइंट जो हैं वो रिड्यूस करते हैं। और ये चीज़ें अंडरस्टैंडेबल भी हैं, और हम डिस्कस भी करते थे कि जब भी हैवी वेट्स में करेक्शन आएगी तो इंडेक्स के ऊपर बड़ा फिर वो असर पड़ता है इमीडिएट। इसी तरह जब इनमें आपको याद होगा कि पॉजिटिविटी आती थी जब बैंकिंग सेक्टर के 2-3 स्टॉक जो से अपर लॉक होते थे, तो इंडेक्स अचानक जो सा है वो 500-600 पॉइंट पॉजिटिव चला जाता था। इसी तरह पीपीएल, ओजीडीसी, पीओएल ये जब परफॉर्म करते थे, रैली बनती थी, तो इंडेक्स इमीडिएटली जो सा वो आपका 500-600 पॉइंट ऊपर चला जाता था। और जिस टाइम में आपने देखा, जिस दिन इन दोनों सेक्टर्स ने, बैंकिंग ने और ईएनपी सेक्टर, ऑयल एंड गैस सेक्टर ने परफॉर्म किया था, आई थिंक उस दिन मार्केट 1,000 पॉइंट से भी ऊपर जो सा उसने क्लोजिंग दी थी। तो ये चीज़ें एक नज़र आ रही होती हैं कि ओजीडीसी जब 75 पे था, तो न जाने क्यों वहाँ पे खौफ होता है कि इसको नहीं लेना, और जब ये 110 टच कर रहा था, तो वहाँ पे भी जाके लोगों ने बाइंग की है। तो ये समझना थोड़ा सा मुश्किल है कि फिर इस तरह की सिचुएशन में प्रॉफिट कैसे आ सकता है। तो क्योंकि पाकिस्तान में तो सिचुएशन अभी कोई ऐसी टर्न अराउंड नहीं हो गई कि वो चीज़ें जो सी अब राइट डायरेक्शन में ही जाएंगी और इकॉनमी आपकी ज़बरदस्त हो जाएगी, और हर महीने आपका करंट अकाउंट जो सा डेफिसिट है वो सरप्लस में जाना शुरू हो जाएगा, और रिज़र्व्स आपके जो से हैं वो अब हर महीने आप देखेंगे कि 5-6 अरब डॉलर इंक्रीज़ हो रहा है, उसमें रेमिटेंसेस आपके बढ़ेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है अभी। कुछ खबरें आई थी, उनका रिज़ल्ट हमने देखा कि मार्केट में पोटेंशियल है, लेकिन उसको ज़रूरत है कि एक प्रॉपर जो सा है एक पॉजिटिविटी उसको मिले, जो कि मिली और मार्केट ने परफॉर्म किया, ये हम सब ने देख लिया। अभी पिछले एक हफ़्ते से कुछ प्रेशर, कुछ नेगेटिव न्यूज़ आ रही हैं ख़ास तौर पे इकॉनमी के हवाले से, तो उसका असर हमने थोड़ा सा अब देखा है, और इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि आगे चीज़ें पीक आउट हों, बेहतर हों, कुछ गवर्नमेंट इसकी तरफ देखे, कंट्रोल करे, तो इंशाल्लाह ताला फिर मार्केट अपने आप को जो सा वो दोबारा से बाउंस बैक करेगी। रिज़ल्ट सीज़न है अभी, अभी ओजीडीसी का, पीपीएल का, इन सब का रिज़ल्ट आना है। रिज़ल्ट अच्छा एक्सपेक्टेड है, तो इसलिए दोबारा से ये बाउंस बैक करेंगे, क्योंकि एक करेक्शन लेने के बाद, एक अच्छे लेवल पे जाने के बाद वहाँ पे बाइंग आती है, और इनमें पोटेंशियल है कि ये बाउंस बैक करें। तो इंशाल्लाह ताला एट द सेम टाइम किसी ऐसे पैनिक की ज़रूरत नहीं है कि हम जो सा वो फटाफट 100% अपना जो सा वो होल्डिंग छोड़ दें और ये समझें कि मार्केट शायद जो सा वो 40,000 की तरफ जा रही है। ऐसा नहीं है। बट एट द सेम टाइम काइंडली 2-3 चीज़ें जो रूल्स हैं वो अगर आप फॉलो करेंगे, वो जब भी फॉलो करेंगे आपको फ़ायदा होगा। स्टॉप लॉस जब भी आप लगाएंगे टाइमली आपको फ़ायदा होगा। लो रेट्स पे बाइंग करेंगे आपको ज़्यादा चांसेस है फ़ायदा हो, हाई रेट पे बाइंग करेंगे ज़्यादा चांसेस है नुकसान हो। तो इन चीज़ों को, अगर 2-3 चीज़ों को आप देखेंगे और थोड़ा सा एहतियात से
प्ले करेंगे तो फिर स्टॉक मार्केट जो सी है वो एक बड़ी ज़बरदस्त जगह है जिसमें आपको लर्निंग भी बड़ी अच्छी होती है और इनकम भी बड़ी अच्छी होती है। बट एट द सेम टाइम ये एक ऐसी ग्राउंड है जहाँ पे आपको बहुत एक्टिव रहना पड़ता है, और गलती अगर आप करेंगे तो वो इमीडिएटली उसका जो सा रिएक्शन मार्केट आपको दिखा देगी। तो इन चीज़ों से थोड़ा सा बचें। कल के लिए अगेन एक बाउंस बैक आ सकता है मार्केट में, इसलिए एट द सेम टाइम को बहुत ज़्यादा पैनिक की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट अगर आपने टाइमली प्रॉफिट टेकिंग की हुई है और स्टॉप लॉस के साथ एग्जिट ले लिया है और कैश इन हैंड है आपके पास, तो टारगेट करें। OGDC अगर 95 से नीचे आता है तो आप उसको टारगेट कर सकते हैं 90 टू 95 के दरमियान। इसके अलावा IT सेक्टर को भी होल्ड करें, और जो प्राइसेस हम डिस्कस करते हैं, जो बाइंग लेवल्स हैं, वहाँ पर कोई भी स्टॉक जो सा वो आता है तो वहाँ पे आप उनको दोबारा टारगेट कर सकते हैं। तो इस तरह ये है कि आपको अच्छी स्विंग ट्रेड जो सी हैं वो मिल जाएंगी। बाकी कल मार्केट क्लोजिंग के बाद फर्दर डिस्कस कर लेंगे कि कौन से स्टॉक्स इस वक्त उन लेवल्स पर हैं जिनको टारगेट किया जाए तो वो एक क्विक गेन दे सकते हैं, स्विंग ट्रेड अच्छी दे सकते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।